दोस्तों, पुलिस कातिल को पकड़ने के लिए वर्दी उतारकर अपना रूप ही बदल लिया और वो डॉक्टर के भेष में आ जाती है। डॉक्टर के भेष में इसलिए क्योंकि CFSL टीम ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी SSP को, तो उन्होंने कहा था कि जो कातिल है वो बहुत ही शातिर किस्म का है, क्योंकि वो कोई सबूत ही नहीं छोड़ता। लेकिन एक छोटा सा सबूत है जो उनके हत्थे चढ़ा है। काश उसका ब्लड सैंपल मिल जाए, काश उसकी DNA रिपोर्ट मिल जाए, तो हम देखना चाहते हैं कि वो मैच करती है या नहीं करती है। अब इसके बाद खाकी से डॉक्टर का रूप बनाने के बाद वो घर जाते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं और दरवाज़ा खटखटाने के बाद उनकी तलाश कुछ ऐसे लोगों की थी जो कुंवारे थे, ऐसे लोगों की तलाश थी जो ऑटो चालक हो या फिर ड्राइवर हो या फिर कुछ ऐसे हो जो किराएदार दूर दराज के रहने वाले लोग हों। पुलिस ने लगभग ऐसे 800 लोगों के ब्लड सैंपल लिए और ब्लड सैंपल लेने के बाद जब उनका मिलान करना शुरू किया तो आखिरकार जो कातिल होता है वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि जहाँ पर घटना हुई थी, जहाँ पर कत्ल हुआ था दोस्तों, वहाँ से लेकर कातिल जो रहता था वो महज 500 मीटर की दूरी पर रहता था और उस कातिल को पकड़ने में पुलिस को लगभग 14 साल का समय लग जाता है। जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया, न केवल उस प्रदेश में बल्कि जहाँ जहाँ तक इस खबर की गूंज फैलती है, सोशल मीडिया के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से लोग बड़े हैरान थे। दोस्तों, इस स्टोरी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं दिलीप यादव। आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की। दरअसल चंडीगढ़ का एक सेक्टर 38 लगता है और सेक्टर 38 का एक टैक्सी स्टैंड था। बात कर रहा हूँ 30 जुलाई 2010 की, रात के लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। बूंदाबांदी चल रही थी, इसीलिए बूंदाबांदी से बचने के लिए एक लड़की एक टीन सेट के नीचे खड़ी हुई थी ताकि बूंदाबांदी थोड़ा कम हो जाए, उसकी जो किताबें हैं, उसके पास जो सामान है वो भीग न जाए, इसीलिए वो उसे बचाना चाह रही थी। इससे पहले कि बारिश बंद होती या लड़की जाने की कोशिश करती, इसी बीच में पीछे से एक पत्थर बहुत तेज़ी के साथ उसके सर में लगता है और जैसे ही सर में लगता है तो वो लड़की ज़मीन पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। अब जो कातिल होता है, जो व्यक्ति होता है जो मौके पर मौजूद था, जिसने पत्थर मारा था, उसने उसको अपनी गोद में उठाया और गोद में उठाने के बाद जंगल की तरफ उसको लेके चला जाता है। जब जंगल की तरफ लेके जाता है तो उसके बाद उसके तन से एक एक कपड़े को आराम से उतारता है। उतारने के बाद उसके शरीर को वो बहुत बुरी तरीके से नोचना शुरू कर देता है। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां उसने चोट ना पहुंचाई हो। इसके बाद इस घटनाक्रम को अंजाम देता है और उसके साथ दरिंदगी करता है और दरिंदगी करने के बाद जब उसका मन भर जाता है, इसी बीच में रात के लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा और 10 बजे उस लड़की का जो फ़ोन था उस फ़ोन पर घंटी बजने लगती है। उस कातिल ने बड़े आराम से उस फ़ोन को उठाया और उठाने के बाद जो बातचीत की तो सामने उस लड़की का पिता बात कर रहा था। वो पिता बोल रहा था कि बेटा तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कब से तलाश कर रहा हूँ। उसने कहा कि तुम परेशान क्यों होते हो, टैक्सी स्टैंड के पास स्कूटी खड़ी हुई है, जाकर देख लो। बस इतना वो बोलता है। इतना बोलने के बाद कातिल वहाँ से घटना को अंजाम देने के बाद चला जाता है। लेकिन जो लड़की का पिता था वो बहुत ज़्यादा परेशान था। दरअसल लड़की का ये रोज़ का रूटीन था, वो रोज़ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को सीखने के लिए करने के लिए वो अपने घर से सेक्टर 38 से जाया करती थी। कहीं दूर थोड़ा सा था, वहाँ जाने के लिए वो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स सीखती थी और सीखने के बाद रोज़ रात को 9 बजे अपने घर वापस जाया करती थी। लेकिन उस रात थोड़ी बारिश हो रही थी और बारिश होने की वजह से वो लड़की इंतज़ार कर रही थी ताकि जब बारिश थोड़ी बंद हो जाएगी उसके बाद वो स्कूटर से अपने घर चली जाएगी। अब इसी बीच में जब लड़की नहीं जाती है तो उसके पिता इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके जितने भी दोस्त होते हैं, चाहे वो कोचिंग सेंटर के हों या फिर वैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हों, हर किसी के पास जाकर उनसे बातचीत करते हैं कि आज मेरी बेटी नेहा नहीं आई है, क्या तुमने नेहा को देखा है। वो पिता हर घर में जाकर दरवाज़ा खटखटाता है
लेकिन हर घर से बस एक ही आवाज़ आती है कि हमने उसको आखिरी बार उस वक्त देखा था। लेकिन जैसे ही फ़ोन करता है, फ़ोन करने के बाद उसे पता चलता है कि टैक्सी स्टैंड के पास उसकी स्कूटी खड़ी हुई है। और जब उसके पिताजी स्टैंड पर पहुंचते हैं तो स्कूटी को देखकर उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसी स्कूटी के पास थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था। अब पिता ने पुलिस का इंतज़ार ही नहीं किया, बल्कि पुलिस को हालांकि पहले से ही इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी, दोस्त अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। लेकिन लड़की का जो पिता होता है वो जंगल की तरफ जाता है और जाने के बाद अपनी बेटी को लगातार आवाज़ें लगा रहा था। आवाज़ लगाते लगाते कि बेटा नेहा तुम कहाँ हो, बार बार आवाज़ें लगाने के बाद आखिरकार पिता को अपनी बेटी दिखाई देती है और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। तुरंत ही उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और सीधा पीजीआई हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है। वहाँ ले जाने के बाद पता चलता है कि डॉक्टर कहते हैं कि ये मर चुकी है, यानी कि अब इसमें जान नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है। और जैसे ही ये बात सुनी जाती है, पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी, पोस्टमार्टम भी होता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उसके साथ दरिंदगी की गई थी। दरिंदगी के साथ साथ उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। यानी कि पहले उसके सिर में पत्थर मारा था, उसके बाद फिर दरिंदगी की गई, उसके बाद फिर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब पुलिस के रडार पर उसके जितने भी दोस्त होते हैं वो सब आ जाते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़के हों। पुलिस ने इस मामले की अपनी तरफ से जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी और कोशिश करने के बाद भी कोई सफलता मिल नहीं पा रही थी। पुलिस ने वितेश, सचिन, हितेश, सागर इनको पकड़ा। इनको पकड़ने के बाद इनका नार्को टेस्ट भी कराया, साथ ही इनका ब्रेन मैपिंग भी कराया गया, ये जानने के लिए कि ऐसा तो नहीं है कि दोस्त कातिल हो। लेकिन जब इनके खिलाफ कोई ऐसे पर्याप्त सबूत नहीं मिले तो पुलिस परेशान हो जाती है। पुलिस करे तो क्या करे। अब पुलिस ने शहर के ऐसे गुंडे थे, जो ऐसे लोग थे जिन पर शक हो सकता था, 500 लोगों की सूची बनाई जाती है और 500 लोगों की सूची बनाने के बाद सबका डीएनए सैंपल लिया जाता है, ताकि उस घटना स्थल पर जो सीएफएसएल टीम को सबूत मिले हैं उससे यह जांच पड़ताल हो सके। लेकिन 500 लोगों के डीएनए सैंपल लेने के बाद भी जब रिपोर्ट आती है तो मैच ही नहीं करती है और कातिल आराम से बचकर निकल जाता है। अब पुलिस इस मामले को हालांकि चार्जशीट भी लगाती है, लेकिन कोर्ट में जाकर ये मामला इसलिए मजबूती नहीं पकड़ पाता क्योंकि ना तो कोई गवाह थे, ना कोई सबूत था। और इसीलिए पुलिस ने जिस तरीके से रिपोर्ट लगाई थी उस तरीके से कोर्ट ने इसे एक तरह से कह सकते हैं कि ठंडे बस्ते में डाल दिया। कहा कि जांच में आपको पर्याप्त सबूत नहीं मिले, वक्त आगे बढ़ने लगता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और लगभग 12 साल बीत जाते हैं। 12 साल यानी कि बात कर रहा हूँ 11 जनवरी साल 2022 की। ये बात है पति और पत्नी का नाम मनदीप कौर होता है, अपने पति के साथ बाजार में खरीदारी करने के लिए गई थी। 11 जनवरी 2022 की रात लगभग 8 बजे के आसपास उन दोनों ने खरीदारी कर ली थी। ये जब खरीदारी कर लेते हैं, खरीदारी करने के बाद ये पहुंच जाते हैं बाजार में। पैसे देने का नंबर जब आता है तो उसके पति के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। अब ऐसी स्थिति में वो करे तो क्या करे। तब उसने दुकानदार से कहा कि भाई साहब, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए और मैं अभी गया और अभी आया, थोड़ा सा पैसे कम, थोड़ी देर वेट कर लीजिए, मैं अपने भतीजे से पैसे लेकर आता हूँ। बाइक लेकर सीधा अपने भतीजे के पास जाता है और पैसे लेकर सीधा दुकानदार के पास पहुँच जाता है और कहता है कि भाई मैं पैसे लेकर आ गया हूँ। लेकिन दुकानदार कहता है कि भाभी जी तो चली गई। भाभी जी की उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है। अब वो उसे लगता है कि शायद घर पहुँच गई होंगी। घर जाकर देखता है तो पत्नी घर पर भी नहीं थी। अड़ोस पड़ोस वालों से पूछता है, फिर रिश्तेदारों से पूछता है और जहाँ जहाँ तक वो कोशिश कर सकता था वहाँ तक वो पहुँच जाता है, सबसे पूछता है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती है। दरअसल 22 जनवरी 2022 को इस महिला यानी कि मनदीप कौर की लाश मिल जाती है, नग्न अवस्था में। शरीर पर जगह जगह कटने पीटने के
निशान थे। उसके साथ पहले कोई भारी वस्तु से चोट पहुंचाई गई थी और चोट पहुंचाने के बाद उसको खींचते हुए जंगल की तरफ ले जाया गया। उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। हालांकि वो तड़प रही थी, वो चीख रही थी, वो चिल्ला रही थी, लेकिन शायद कातिल पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसे जो कुकृत्य करना था वो आराम से उस कुकृत्य को करता है। उसके बाद वहाँ से बड़े इत्मीनान से निकल जाता है। और अगले ही दिन जब पुलिस को लाश मिलती है, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद जो CFSL टीम होती है, CFSL टीम ने इस केस को रेड करना शुरू किया मनदीप कौर की। तो पुलिस को ऐसा लगा जैसे कि ये केस दोबारा से हम पढ़ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें थी। कत्ल करने का अंदाज वही, मारने का तरीका वही, उसके साथ रेप करने का वही तरीका, जब बिल्कुल एक जैसा था। और पुलिस 12 साल पहले तो गच्चा खा ही चुकी थी। 500 लोगों का DNA सैंपल लेने के बाद भी सफलता नहीं मिली थी। CFSL टीम ने जो SP कंवरदीप कौर होती हैं उनसे बातचीत करते हैं। कहते हैं साहब कातिल को पकड़ना ही पड़ेगा। अगर कातिल नहीं पकड़ा गया तो जैसे उसने पहले 2000 में घटना को अंजाम दिया, साल 2022 में घटना को अंजाम दिया, वो ऐसे ही आगे करता रहेगा। इसीलिए उसको पकड़ना बेहद ज़रूरी है। अब इसके बाद SSP कंवरदीप कौर जो होती हैं उन्होंने एक टीम गठित की। टीम में DSP चरणजीत सिंह, इंस्पेक्टर जसपाल सिंह, सब इंस्पेक्टर मोहन कश्यप, कांस्टेबल सुनील और कांस्टेबल विकास, ये एक टीम बनाई जाती है। टीम बनाने के बाद उनसे कहा जाता है कि कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, मुझे कातिल हर हाल में चाहिए। लेकिन पुलिस तो पहले भी कोशिश कर चुकी थी, अब करे तो क्या करे। इसलिए पुलिस ने कुछ अलग तरीके से सोचना शुरू किया। 500 लोगों की रिपोर्ट तो उनके पास पहले से ही थी, तो इसीलिए उनके पास दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं थी। पुलिस ने फिर से एक कोशिश की कि ऑटो चालक, टैक्सी ड्राइवर, रेहड़ी फेरी लगाने वाले, जो मजदूर तबके के लोग होते हैं, किराएदार या कुंवारे लड़के, ऐसे लोगों की तलाश करना शुरू कर दिया। और घर घर जाते हैं। घर घर जाने के बाद कोशिश कर रहे थे कि सबका ब्लड सैंपल मिल जाए। लेकिन लेडीज़ का ब्लड सैंपल इतना मायने नहीं रखता था, सिर्फ मायने रखता था तो पुरुष का ब्लड सैंपल। इसीलिए घर घर जाकर दरवाज़ा खटखटाते, उनसे बातचीत की जाती। बातचीत करने के बाद कि हम एक कैंप लगा रहे हैं और कैंप लगाने के बाद आपको ब्लड देना है और फिलहाल ज़रूरत भी है। ये है जुलाई 2023 का वाक़या। लगभग 1-1.5 महीने तक आसपास के इलाके में सब जगह घूमा जाता है और ये घूमते घूमते सेक्टर 38 का एक जुग्गी नंबर 16 में जब पहुंचते हैं तो वहाँ एक मोनू कुमार नाम का लड़का था। काफ़ी देर हो जाती है। जब उसके घर वालों से बातचीत कर रहे थे तो जो उसकी माँ होती है, माँ कहती है कि मेरा बेटा टॉयलेट के अंदर है, ठीक है वो आ जाएगा तो कर लेना। लेकिन पुलिस को उसके टॉयलेट से निकलने का कम से कम आधे घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा। और पुलिस को उस वक्त तो कोई शक नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही वो निकलता है टॉयलेट के अंदर से, क्योंकि वो आवाज़ सुन चुका था, वो मौका पाते वहाँ से निकलने की कोई बहाना करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो पुलिस वाले जो डॉक्टर का भेष बनाकर गए थे, डॉक्टर होते तो शायद एक बार को वो मान जाते, लेकिन वो पुलिस वाले थे, उनका मकसद ही जांच करना था। उन्होंने मोनू को बड़े प्यार से पुचकार कर बातचीत करके और उसके बाद उसका ब्लड सैंपल ले लिया जाता है। और ब्लड सैंपल लेने के बाद कहा कि ठीक है, अब तुम आराम से जहाँ जाना चाहो जा सकते हो, चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। इसके बाद दो चले जाते हैं और अप्रैल 2024 के अंतिम सप्ताह में ब्लड रिपोर्ट आ जाती है। और ब्लड रिपोर्ट आने के बाद ये 300 लोगों का ब्लड लिया गया था और उसके बाद जब मिलान किया जाता है तो मोनू कुमार की ब्लड रिपोर्ट से रिपोर्ट मैच कर जाती है। अब पुलिस वाले फिर से घर में जाते हैं, यानी कि 1 मई 2024 को जब पुलिस वाले अब डॉक्टर के रूप में नहीं थे बल्कि वो पुलिस के रूप में थे। और मोनू देखते ही पहचान गया तो वही लोग हैं, ये तो वही लोग हैं जो डॉक्टर बन के आए थे। उसके बाद वो जाता है और जाने के बाद जब मोनू को आवाज़ लगाई जाती है तो मोनू आता है और देखते एकदम से वो भौचक्का रह जाता है। मोनू कहता है अपनी माँ से कि माँ मेरे लिए रोटी बना दें, शायद कभी भविष्य में फिर रोटी खाने का अवसर ना मिले, इसीलिए रोटी जाके बना दे। माँ रोटी बनाती है। पुलिस वाले इंतज़ार कर रहे थे कि कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात है तो रोटी खाने में कौन सी दिक्कत आ रही है।
उसका इंतज़ार किया जाता है। रोटी खाने के बाद अपनी माँ के हाथ की वो रोटी खाता है। उसके बाद फिर उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। जो घटनास्थल होता है, घटनास्थल से मोनू के घर की जो दूरी होती है, जहाँ वो रह रहा था झुग्गी नंबर 16 के अंदर सेक्टर 38 में, तो वो महज 500 मीटर की दूरी थी। यानी कि जिस वक्त उसने घटनाक्रम को अंजाम दिया था पहले वाले को नेहा के साथ, तब वो 20 साल का था। पुलिस को शायद उस वक्त उस पर शक नहीं हुआ। काश उस वक्त भी अगर उसका ब्लड सैंपल लिया गया होता तो वो कातिल पहले ही बार में पकड़ा जाता। जो मनदीप कौर की हत्या हुई थी वो शायद नहीं होती। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो उससे पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश का एक जगह लगती है चंबा। 19 सितंबर 2008 का ये वाकया है। उसने ऐसे ही डिट्टो जैसे ये हत्याकांड को अंजाम दिया था नेहा का और मनदीप कौर का, ठीक वैसे ही इसने एक और घटना को अंजाम दिया था। इसी तर्ज पर दिया था, इसी तरीके से उसने उसका रेप किया था, उसका फिर हत्या की थी। और हत्या करने के बाद लेकिन पुलिस को कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिले। 18 महीने तक मामला कोर्ट में विचाराधीन रहा, चलता रहा, लेकिन पर्याप्त सबूत ना मिले, कोई गवाह नहीं मिला, इसीलिए पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। आखिरकार पुलिस ने उस हत्यारे, उस कातिल को गिरफ्तार किया, जिस पर पता चला कि चोरी, झपटमार या जैसे चैन छीन लेते हैं, यहाँ कुंडल नोच लेते हैं, इस तरीके के उस पर 7 मुकदमे और थे। और एक मुकदमा उसका हिमाचल प्रदेश के चंबा में था। वहाँ पर आरोप था कि दुष्कर्म के बाद उसने हत्या की थी। चंडीगढ़ पुलिस का ये दावा है कि मोनू कुमार ही असली कातिल है, उसने ही दोनों कत्ल किए हैं और हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं उसके बारे में। और पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में कम से कम इसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों महिलाओं के साथ जो इसने घटनाक्रम को अंजाम दिया था वो वाकई अपने आप में बहुत भयानक होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आपको ये कहा जाता है, ये भी बताया जाता है कि कातिल कितना भी शातिर किस्म का क्यों ना हो, यदि पुलिस अपनी पर आ जाए या पुलिस ईमानदारी से जांच करे तो कातिल हर हालत में पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाएगा। भले ही वो चाहे ज़मीन के साथ तह लगाकर अंदर जाकर छुप जाए, लेकिन कातिल कभी बच नहीं सकता है। और ये भी कहते हैं कि कोई कातिल, कोई भी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। यहाँ भी उसने सबूत छोड़ा था, क्योंकि उसके जो कुछ ऐसे निशान थे शरीर के जिससे ब्लड सैंपल बनाया जा सकता था। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।